Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. How are you all? Let's start our today's lecture, that is lecture number 20 and unit number 4. Today we will discuss about lack of natural resources, but first of all, as usual, we will recall some of the points from our previous lecture. So today we will recall some of the points from lecture number 19, that what is acidic rain. When air pollutants, what are air pollutants? Sulfur dioxide, oxides of nitrogen, chlorofluorocarbons, etc. When these air pollutants get mixed with rainwater, they turn this water to acidic and causes acidic rain. जब ये एयर पोllutants जो हैं वो रेन के साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो उसके बाद जो बारिश बरसती है वो कौन सी बारिश होती है? एसिडिक रेन होती है, यानी कि तेज़ाबी बारिश, जिसको आप आम ज़ुबान में कह सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो वर्ड है डी एंड फॉरेस्ट्रेशन मीन्स के ये डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब है कि जंगलात, डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब है जंगलात का ख़त्म हो जाना। सो वी कैन डिफ़ाइन इट एज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज़, क्लियरिंग ऑफ द लैंड। अब ह्यूमन ऐसा क्यों कर रहा है? टू मीट द एवर राइजिंग डिमांड्स फॉर हाउसिंग, फॉर टिम्बर एक्सेट्रा, कि जो हर रोज़ जो बढ़ती हुई डिमांड है हाउसिंग के लिए, इसी तरह से टिम्बर के लिए, इन डिमांड्स को मीट करने के लिए जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्ट्रेशन। अब ये जो एसिडिक रेन है और डिफॉरेस्ट्रेशन है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे हमारी लाइफ के ऊपर, ये ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर इनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में अपने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, लेकिन आपकी नॉलेज को रिफ़्रेश करने के लिए मैं एक दफ़ा आपके साथ दोबारा रिपीट करूँगी कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिडिक रेन क्या हैं। इट कैन किल एक्वेटिक लाइफ इन रिवर, लैक्स एंड पॉन्ड्स। इट कैन डिस्ट्रॉय प्लांटेशन ऑन अर्थ. इट corrodes the metal and the stones used in building. Acidic rainwater flowing into fields, making soil acidic. Thus crop does not grow well in acidic soil. It can cause skin cancer if it falls on our body. इसी तरह से डिफॉरेस्ट्रेशन के भी इफ़ेक्ट्स हैं। अब डिफॉरेस्ट्रेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जो सबसे बड़ा मेन थ्रेट डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से होगा वो होगा वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि अगर फॉरेस्ट जो हैं उनको कट कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी कटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जो वाइल्ड लाइफ हैं उनके लिए शेल्टर ख़त्म हो जाएगा। अब अगर वाइल्ड लाइफ के लिए शेल्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसका क्या मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि उनकी नस्ल नापैद होना शुरू हो जाएगी, और इस तरह से जानवर जो हैं वो मर जाएंगे। तो इस नेचुरल बैलेंस मेंटेन रखना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से जो कटिंग, ट्रीज़ की कटिंग से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग और इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो ग्लेशियर्स पर जो आइस है वो मेल्ट होगी, और अगर आइस मेल्ट होगी तो रिवर्स में फ्लड्स आ जाएंगे, और अगर फ्लड्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली कि हर चीज़ जो है वो इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में हम गौर व फिक्र करें कि किस तरह से इसको रोका, इन इफ़ेक्ट्स को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से इसी को नेक्स्ट हम आगे लेके चलेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब सबसे पहले आप सब लोग मुझे ये बताएंगे कि रिसोर्स से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स?
lack of natural resources. What does this word resources mean? Resources are the materials. Resources क्या हैं? Resources are the materials in the environment, जो कि ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं. Resources are the materials in the environment that are ready to use, that are ready to use for a human or may be used in future. इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे मटेरियल हैं जो कि ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और इसको इंसान जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर के लिए यानी कि मुस्तकबिल में इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए. अब नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं. हम इस पूरे यूनिट में बार बार फॉसिल फ्यूल्स और इसके बारे में बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज. अब फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, एक्सेट्रा, minerals, trees, animal, water, these are all natural resources. The resources on earth are limited. अब आपको ये बात मैं बताती चलूँ बेटा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारी अर्थ के अंदर इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस होने में लाखों साल लगते हैं. इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज़ करना है. इन केस कि अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका सरवाइव करना फिर पॉसिबल नहीं रहेगा. इसीलिए दीज रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर लिमिटेड. मैनी ऑफ देम मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल. अब ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है, नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल से क्या मुराद है? व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा तवज्जो दें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि रीजनरेट क्विकली नहीं होते उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं. क्योंकि पहले मैंने अभी आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रीजनरेट. इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. सो दीज आर द रिसोर्सेज, दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो कि तेज़ी से रीजनरेट या तेज़ी से पैदा नहीं होते, बनते नहीं हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. द लिमिटेड एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी टू रन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस. दे विल गेट डिप्लीटेड एंड हैंस अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी नीड टू बी डेवलप्ड. इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इसको हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट को, अपने घर में हम जितनी अप्लायंसेस वगैरह यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, ओवन है, आयरन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब को रन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? फॉसिल फ्यूल से मिल रही है. तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि अगर इन केस ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर डिप्लीट हो जाते हैं तो हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ज़रूरत है डेवलप करने की. अ लॉट ऑफ एनर्जी विच कुड डू यूज़फुल वर्क इज़ वेस्टेड बाय मैन. अब यहाँ पे ये जो एक पॉइंट आप सब बच्चों के लिए है और हम सब के लिए भी है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज का बहुत बेदरेग इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
हम लोग घरों में क्या करते हैं कि अगर हम एक कमरे में टीवी देख रहे हैं तो जब हम बाहर निकलते हैं तो उस कमरे का टेलीविज़न, वहाँ का फ़ैन और वहाँ की लाइट हम खुली छोड़ के हम नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम घर में अगर हम 5 से 6 लोग हैं तो हम सब प्रेफर करते हैं कि हम सब लोग अलग अलग कमरों में बैठे हैं, तो हम जितने लोग ज़्यादा कमरों में बैठ के एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, बजाय इसके कि हम प्रेफर करें कि हम सब एक ही जगह पे मिल के बैठ जाएं। तो जहाँ पे अगर हम 6 रूम्स की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो हम 1 से 2 रूम्स की एनर्जी यूज़ करके उस यूजेज ऑफ जो एनर्जी है उसको लिमिटेड कर सकते हैं। इसी तरह से हम आम तौर पर जो बहुत ही ज़्यादा देखने में कॉमन चीज़ आई है बच्चों में और बड़ों में भी, कि जब हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो हम क्या करते हैं या हैंड वॉश करते हैं तो टैप हम पहले ऑन कर देते हैं और साथ हम ब्रश कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा होता है साथ साथ। तो इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है बेटा कि अगर आप लोगों ने हैंड वॉश कर लिए, टैप को बंद करें, ब्रशिंग कर रहे हैं, जब आपको ज़रूरत है टैप को ऑन करें, जितना आप हो सकता है आप पानी को वेस्ट होने से बचाएं। इसी तरह से हम कैसे एनर्जी को किस तरह से हम सेव कर सकते हैं कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हम ज़्यादा यूज़ करें बजाय इसके कि हम पर्सनल कार्स यूज़ करें, क्योंकि अगर हर बंदा अपनी पर्सनल कार्स या अपनी पर्सनल व्हीकल यूज़ करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा। इस तरह से द अनवाइज यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी मे रिजल्ट इनटू नॉन रिकवरेबल लॉस। To avoid such loss, the resources must be conserved for future use. We must also search for alternate source of energy like solar energy, wind energy, hydropower energy and atomic energy. यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली बनाने के लिए जो है वो कोल थर्मल पावर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ कुछ अल्टरनेट सोर्सेज भी ज़रूरत है कि हम अल्टरनेट सोर्सेज को भी सर्च करें, और जैसे सोलर एनर्जी यानी कि सूरज की रोशनी से को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इस तरह से विंड एनर्जी यानी कि हवा की पावर को, हाइड्रो पावर है पानी की पावर, एटॉमिक एनर्जी और एटम्स में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को भी यूटिलाइज़ करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब हम अपने इन रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन दैट हाउ वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज, आवर नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट मेथड्स कैन बी अडॉप्ट। तो जो एक स्ट्रेटजी दी गई है 3R स्ट्रेटजी, कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए हम अपने रिसोर्सेज को किसी हद तक, काफ़ी हद तक भी सेव कर सकते हैं अगर इसका यूज़ जो है वो अच्छे तरीके से किया जाए। अब 3R स्ट्रेटजी क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। मुझे कुछ वक्त मिला है अपने मुल्क से बाहर भी टाइम गुजारने का। मैंने जापान में थोड़ा सा वक्त गुजारा है। वहाँ पर इस रिसोर्सेज को कंज़र्व करने के लिए एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। अब रिड्यूस से क्या मुराद है? सबसे पहला जो इसमें है कि रिड्यूस से मुराद ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि चेंज नहीं हो सकते, यानी कि जिनका टेक्सचर, जिनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं हो सकती, या जिनको हम दोबारा से कन्वर्ट करके किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके उससे बेहतर है कि उन चीज़ों के इस्तेमाल को रिड्यूस कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टिश्यू पेपर्स हैं। अब टिश्यू पेपर्स जो हैं हम यूज़ करते हैं और यूज़ करके हम उसी वक्त फ़ौरन डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो टिश्यू पेपर्स दोबारा यूज़ में नहीं आ सकते, तो उसकी जगह पे क्या है कि हम नैपकिन्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे टिश्यू पेपर का इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और हम उसके इस्तेमाल को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से ये प्लास्टिक बैग्स की भी एक एग्ज़ाम्पल है। प्लास्टिक बैग्स आपको पता है कि ये बहुत ही टफ़ मटेरियल है, जिसको डिग्रेडेबल होने में भी बहुत ही ज़्यादा साल लग जाते हैं, तो इसलिए उसकी जगह पे जो पेपर बैग्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, या पेपर बैग्स की बजाय भी जो कपड़े के बैग्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, जिनको हम धो के दोबारा से इस्तेमाल में भी ला सकते हैं।
तो जितना हम बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं हमें उसको करना चाहिए। अब आगे रीयूज़ है कि ऐसी चीज़ें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको बार बार फेंकने के बजाय हम ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल में लाएं कि जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी शॉपिंग बैग्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपिंग बैग्स की एग्ज़ाम्पल ले लें कि शॉपिंग बैग्स जो हैं वो हम जाते हैं तो अगर हम कपड़े के अपने लिए शॉपिंग बैग्स रख लें तो क्या है कि हम उसको धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे आप लोगों के स्कूल बैग्स हैं, अब स्कूल बैग्स ऐसा तो नहीं होता कि आप हर महीने बाद या आप जो हैं वो हर रोज़ चेंज करते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप धो के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को रीयूज़ करके हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से जो इसमें थर्ड स्ट्रेटजी है वो है रिसाइकलिंग की। अब रिसाइकलिंग से क्या मुराद है कि ऐसे वेस्ट ऑब्जेक्ट जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं उनको कलेक्ट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, फिर उनको मेल्ट करके और रीमोल्ड किया जा सकता है न्यू ऑब्जेक्ट्स में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि वहाँ पर जापान में क्या होता था कि हम डेज स्पेसिफ़िक किए हुए होते थे कि जब आपने बाहर अपना जो गार्बेज है आपने उसको फेंकना है तो आप उस गार्बेज को, प्लास्टिक गार्बेज को, ग्लास गार्बेज को, इसी तरह से जो आपका कैन का गार्बेज है उसको आप मिक्सअप नहीं करेंगे। हर गार्बेज के लिए अलग अलग डे स्पेसिफ़िक होता था और उसका हमें ऑलरेडी पहले से एक स्केड्यूल मिल जाता था। ओके, आपने अपने घर में इन चीज़ों को जमा करना है और जिस डे पे जिस चीज़ का दिन होगा आपने उसी चीज़ को बाहर निकाल के रखना है और फिर वो एक कंपनी की तरफ से गाड़ी आती थी और वो उठा के ले जाती थी। यानी कि हर किस्म का जो मटेरियल है जो कि रिसाइकल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक बहुत इजीली रिसाइकल हो सकता है कि प्लास्टिक को जो है वो मोल्ड किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है और उससे नई चीज़ बनाई जा सकती है। इस तरह से ग्लास है, ग्लास को भी मेल्ट किया जा सकता है, फिर उसको रीमोल्ड मीन कि उसको दोबारा से नई शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है और उससे न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से ये जो एलुमिनियम फॉयल की जो कैन्स वगैरह होते हैं इनकी भी रिसाइकलिंग होना जो है वो पॉसिबल है। तो इसी तरह से अगर हम अपनी इन तमाम जो जैसे हमारे घरों में आम तौर पर बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती हैं, पेप्सी बॉटल्स हो गई या आम तौर पर कोई भी किसी किस्म की हम मशरूबात लेकर आते हैं तो उनकी जो बॉटल्स हैं अगर वो शीशे की हैं तो शीशे वाली बॉटल्स को अलग रख दें, अगर वो प्लास्टिक की हैं तो प्लास्टिक वाली बॉटल्स को हम सेपरेट कर लें। इसी तरह से अगर कैन्स में हमारे पास कोई चीज़ है तो हम कैन्स को सेपरेट कर दें। तो ये तमाम की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसाइकल हो सकती हैं, यानी कि ये मेल्ट हो सकती हैं, इनको क्लीन किया जा सकता है, इनको रीमोल्ड किया जा सकता है और इनसे न्यू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय अडॉप्टिंग दीज 3R स्ट्रेटजीज़ वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज। अगर हम इन 3R स्ट्रेटजीज़ को अपनी आदत का एक हिस्सा बना लेते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को बहुत हद तक सेव कर सकते हैं। Today's topic ends here and you need to do your homework, and your homework is you have to write and learn question number 4.10 and 4.11 from exercise of unit 4 on page number 60। पेज नंबर 60 पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपके साथ रिपीट कर देती हूँ। 4.10 क्वेश्चन इज़ रिसाइकलिंग इज़ गुड प्रैक्टिस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। Question number 4.11 is what should we do to adopt 3R strategy for conservation of resources। ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने भी हैं और इनको आपने साथ साथ याद भी करना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।